नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने यूपी के बरेली में किया 29वें उत्तरायणी मेले का शुभारंभ। इसके बाद खटीमा को दी नवनिर्मित खेल स्टेडियम की सौगात। चकरपुर में किया लोकार्पण। उत्तराखंड में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मिल सकता है पेंशन का तोहफा। महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने दिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश। हाईकोर्ट के नवनियुक्त जज जस्टिस आशीष नेतानी ने ली शपथ। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई शपथ। 2 दिन पहले हुए थे आदेश जारी। हरिद्वार में लंबे समय से बंद राइफल क्लब फिर हुआ शुरू। साल 2009 से था बंद। शस्त्र संचालन की आधुनिक तकनीक से मिलेगा प्रशिक्षण। और चंपावत में बंगाल टाइगर का शव मिलने से सनसनी। विभाग के अधिकारी मौके पर आपसी झगड़े में बता रहे मौत। पहली बार पहाड़ में दिखे बंगाल टाइगर्स की होगी जांच। बरेली में हर साल की तरह इस साल भी उत्तरायणी मेला लगाया गया। मेले का उद्घाटन करने के लिए उत्तराखंड के सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बरेली पहुंचे। उन्होंने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित करके मेले का शुभारंभ किया। उनके साथ में बरेली के सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार, मेयर डॉक्टर उमेश गौतम और कैंट विधायक संजीव अग्रवाल मौजूद रहे। बरेली क्लब ग्राउंड पर हर साल उत्तरायणी मेला बड़ी धूमधाम से लगता है। मैं पिछले सालों में भी कई बार मैंने प्रयास किया कि मैं आप सबके बीच में आकर जरूर इस मेले में प्रतिभाग करूं, इस आयोजन में आप सबके साथ सहभागी बनूं, लेकिन ऐसा अवसर बन नहीं पाया। और पिछली बार जब मैं बरेली आया था तो हमारे छत्रपाल जी के चुनाव में तो आप सब लोगों ने बड़ा आयोजन किया था और एक हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, समाज के हमारे सब नौजवान बड़ी संख्या में एकत्र हुए थे। और उस दिन हमारे पंत जी वगैरह ने मुझे कहा कि आपको मेले में जरूर आना है इस वर्ष। और मैंने तब चूंकि बहुत जोर से वायदा तो नहीं किया था, लेकिन मैंने इनसे नहीं किया, लेकिन अपने आप से वायदा कर लिया था कि मैं जरूर आप सबके बीच में आऊंगा। और आज मैं आप सबको जिस प्रकार से आपकी प्रसन्नता देख रहा हूं, आप सबके अंदर ऊर्जा देख रहा हूं, सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है। उत्तराखंड में कार्यरत हजारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को पेंशन का तोहफा मिल सकता है। दरअसल सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को रिटायरमेंट के बाद पेंशन देने की तैयारी कर रही है। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को जल्द से जल्द इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। मंत्री रेखा आर्या ने बैठक में कहा कि प्रदेश रंजत जयंती वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है और इस समय महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में ये एक अहम कदम साबित होगा। बैठक में अधिकारियों ने इस योजना के संचालन के लिए 3 संभावित प्रारूप भी प्रदर्शित किए। इनमें से किसी का चयन कैबिनेट में किया जाएगा। बैठक में मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के 7038 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया की प्रगति के बारे में भी जानकारी ली। हमने हाल ही में महिला सारथी के ऊपर भी एक प्रेजेंटेशन देखी थी, जिसमें हम महिला सारथी योजना की शुरुआत करने के लिए विभाग को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए थे, जिस पर विभाग ने प्रस्ताव तैयार करने के लिए लगभग उनकी तैयारी है। और मैं समझती हूँ कि एक बैठक और
होनी है, जिसमें थोड़ा सा गहन स्तर पर जो है इसकी समीक्षा की जानी है। और उसके बाद में महिला सारथी योजना का भी हम पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अपने किन्हीं जनपद संभवतः देहरादून से ही हम इसको प्रारंभ करेंगे। इसके अतिरिक्त आने वाले समय में आंगनबाड़ी बहनों के लिए सबकी इच्छा चेष्टा है कि हम लोग आंगनबाड़ी बहनों के लिए आने वाले समय में कोई पेंशन स्कीम हम लोग लेकर आए, जिसको लेकर विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे एक पेंशन स्कीम को प्लान करें, ताकि हमारी आंगनबाड़ी बहनों को एक सम्मानजनक रिटायरमेंट के उपरांत में जो एक सम्मानजनक धनराशि अपने जीविकोपार्जन के लिए अथवा अपने जीवन की जिम्मेदारियों को निर्वहन करने के लिए उनको एक आर्थिक मदद हो सके। तो उस दिशा में एक प्रस्ताव जो है वो गंभीरता से तैयार करें, आज ये निर्देश दिया है। और अब बात करते हैं प्रदेश में होने वाले निकाय चुनावों के बारे में। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी को सलाह दी है कि वो पहले अपने कुनबे को संभाले, क्योंकि पार्टी से 70 ऐसे कार्यकर्ता हैं जो निर्दलीय चुनाव मैदान में और बीजेपी के लिए चुनौती का कारण बने हुए हैं। इसीलिए अभी बीजेपी को कांग्रेस में क्या चल रहा है इस पर ध्यान देने के बजाय इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अपने बागियों पर किस तरह से कार्रवाई की जाए। कांग्रेस के बारे में सोचना बीजेपी छोड़ दे, क्योंकि कांग्रेस को किस रणनीति के तहत कार्य करना है उसके लिए कांग्रेस पूरी तरह से स्वतंत्र और तैयार है। बीजेपी अपना कुनबा संभाले। अकेले देहरादून में 70 से ज़्यादा लोग बीजेपी के निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वो अपने पार्टी के बारे में बयान दें, कांग्रेस को छोड़ दें। कांग्रेस को जो उपयुक्त लगेगा रणनीति के तहत उसमें कांग्रेस फैसले लेगी और कांग्रेस इसके लिए स्वतंत्र है। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला है। दोनों ही पार्टीज ने अपना प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया। बीजेपी प्रत्याशी केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच भी जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस जनहित के मुद्दों को लेकर घर घर में प्रचार प्रसार कर रही है। दोनों ही पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रही है। देहरादून नगर निगम में मेयर पद पर बीजेपी प्रत्याशी सौरभ थपलियाल से जन टीवी के संवाददाता हिमांशु बरमोला ने खास बातचीत की कि अगर वो देहरादून के मेयर बनते हैं तो क्या कुछ उनकी रूपरेखा रहने वाली है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं देहरादून नगर निगम से भाजपा के जो प्रत्याशी हैं सौरभ थपलियाल। सौरभ थपलियाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थपलियाल जी, सबसे पहला प्रश्न तो यही रहेगा कि आप को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है, क्या चुनौतियां हैं आपके सामने इस वक्त नगर निगम देहरादून को लेकर? देखिए, देहरादून नगर निगम एक अपने आप के अंदर सबसे बड़ा निगम है और कई चीज़ें चुनौतियाँ यहाँ हैं। अभी तो चुनाव चल रहा है और मैं ये कहता हूँ कि विपक्षी हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। विपक्ष का कोई दल भारतीय जनता पार्टी के सामने टिक नहीं सकता है। हमारे सामने जो चुनौतियाँ हैं वो यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम है। ड्रेनेज क्योंकि संख्या बड़ी है, उस हिसाब से नालियों का वैसा विकास नहीं हो पाया, तो ड्रेनेज सिस्टम हमारे सामने चुनौती है। बढ़ती जाम की समस्या हमारे सामने चुनौती है। हमारे सामने चुनौती है तो सड़कों का चौड़ीकरण है, अतिक्रमण है। और इस प्रकार से अब जो देहरादून की हरियाली घट रही है, इसको पूरा हरित देहरादून कैसे बनाया जाए, ये हमारे सामने चुनौती है। और सुरक्षा की दृष्टि से देहरादून शहर के सारे कोनों में और सारे शहरों में प्रमुख चौराहों पे सीसीटीवी कैमरे से हम कैसे लैस कर सकते हैं ताकि हमारी क्षेत्र की जो जनता है वो सुरक्षित महसूस करें, माताएं बहनें सुरक्षित महसूस करें। सौरभ जी, अगर बात करी जाए देहरादून की तो स्मार्ट सिटी के कारण जब काम चला था तमाम परेशानियां जनता को सामने आई थी। उसके बाद जो गली मोहल्ले खुदे हैं ड्रेनेज सिस्टम के लिए, उनके कारण भी लगातार जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि कई ऐसी जगह आज भी हैं जहां पर अभी भी प्रॉपर रोड नहीं बन पाई है ड्रेनेज सिस्टम की वजह से। किस तरीके से आप इनको, अगर मेयर बनते हैं तो आप इनका सुधारीकरण करेंगे? देखिए, कहीं भी किसी भी प्रकार का विकास कार्य होता है तो उसकी कहीं ना कहीं कोई कीमत तो होती है। अब अगर सीवर लाइन खुदनी है, जैसे हमारे जो 40 वार्ड जुड़े हैं, इनमें सीवर लाइन का काम होना है, क्योंकि जो विकास की पटरी है जैसी शहर में दौड़ रही है तो दूसरा पहिया गांव जो इस साइड का जो ये नया क्षेत्र जुड़ा है यहाँ भी दौड़नी चाहिए। तो उसके लिए कार्य तो होंगे, तो सड़क तो खुदेगी। परंतु मैं इतना चाहूँगा
कि प्रॉपर तरीके से कार्य हो, सारे विभाग एक साथ काम कर सकें। अगर सड़क खुद रही है तो साथ साथ ऐसा ना हो कि आज सड़क सीवर के लिए खुद रही है, कल फिर वो पानी के लिए खुदे, परसों वो बिजली के लिए खुदे, सब हो जो एक साथ कार्य हो सके, सारे विभाग एक साथ मिलकर कार्य करें, जनता को परेशानी का सामना ना करना पड़े। सौरभ जी, आप लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, आप वोट की अपील भी कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जो है जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्य को लेके जा रहे हैं, अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार युवाओं के हित में, जनता के हित में कार्य करते जा रहे हैं, उसको लेके मैं जनता के बीच में जा रहा हूं। और अपने जो इससे जो हमारे यहाँ सारे 7 विधायक हैं, 7 विधायकों ने क्षेत्र में जो विकास की गंगा बहा रखी है। मैं जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ क्षेत्रों में जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि कितनी बड़ी संख्या में, अगर विलंब भी हो जा रहा है तो 2-2 घंटे बाद भी, और इतनी बड़ी संख्या में जो क्षेत्र की जनता है वो अगर साथ खड़ी है तो कहीं ना कहीं वो हमारे जो यहाँ के विधायकगण हैं, हमारा संगठन है, वो इतना मजबूत है कि जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित लगती है। सौरभ जी, आखिरी सवाल कि देहरादून में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, लगातार देखने को मिल रहा है कि जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो सुचारू नहीं हो पाती है। ऐसे में सबसे बड़ा जो बात कही जाती है कि नगर निगम के पास जो है वो पार्किंग व्यवस्था नहीं है। इसको सुधारने के लिए क्या कुछ कार्य आपकी तरफ से किए जाएंगे? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि मल्टी लेवल पार्किंग की यहाँ पर व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि जगह कम है, पार्किंग हर जगह उपलब्ध नहीं है, तो पार्किंग के लिए मल्टी लेवल पार्किंग करनी पड़ेगी। जहाँ पे हमारे पे जगह है वहाँ पे उसकी लेयर दर लेयर इस प्रकार से करनी पड़ेगी कि वहाँ पे जो गाड़ियों की संख्या है वो बड़ी संख्या में वहाँ पे पार्किंग हो सके, और उनकी चिन्हीकरण करना पड़ेगा। कहीं पे अगर अतिक्रमण है जमीन पर तो उसको हटा के और उस जगह पे कुछ विकास के कार्य करने पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ। ये थे सौरभ थपलियाल, जो भाजपा की ओर से प्रत्याशी हैं इस वक्त देहरादून नगर निगम में, और इनका साफ तौर पर कहना है कि नरेंद्र मोदी और पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों को लेकर जो है जनता के बीच में जा रहे हैं, और आने वाले समय में अगर वो मेयर बनते हैं तो तमाम वो कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे जो आधे अधूरे हैं और जिनकी जरूरत अभी जनता को है, चाहे वो पार्किंग की व्यवस्था हो, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था हो, या जनता को जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उनको लेकर सभी विभागों को एक समन्वय बनाकर सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ हिमांशु बरमूला, जन टीवी, देहरादून। और फिलहाल के लिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में निकाय चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में कुछ कार्यकर्ता पार्टी से टिकट न मिलने पर उसके विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं, और इसी को लेकर उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि जो पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें 8 जनवरी तक का समय दिया गया था। प्रदेश अध्यक्ष प्रवास से वापस आ जाएंगे। शाम तक सभी जिला अध्यक्षों को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के विरुद्ध जो भी पार्टी के कार्यकर्ता अभी भी चुनाव मैदान में हैं, हमने उनको 8 जनवरी तक का समय दिया था और ये समय अब निकल चुका है। हमने सभी जिलाध्यक्षों से सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आज शाम तक माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी प्रवास से लौट जाएंगे, और अब हम अगले स्टेप में सभी जिलाध्यक्षों को प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर ऐसे उन कार्यकर्ताओं को पार्टी संविधान के अनुसार निष्कासित करने का आदेश देंगे जो अभी भी पार्टी प्रत्याशियों के विरुद्ध चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि राज्य सरकार ने हरिद्वार के राजकीय मेडिकल कॉलेज को
हजारों करोड़ रुपए लगाकर तैयार किया है, लेकिन सरकार ने ये मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड पर संचालित करने के लिए दे दिया है। उन्होंने कहा कि जनता की कमाई से ये मेडिकल कॉलेज बना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, राज्य में सरकार अगर हरिद्वार जैसे जनपद में मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड पर देना पड़ रहा है तो इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार अस्पताल चलाने में विफल साबित हो रही है। भाजपा के विधायक विनोद चमोली ने कहा, सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों की बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की है और इसी के अंतर्गत हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड पर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री का तो यहाँ पर काम है झोला लटका करके पूरे देश में जहाँ भी चुनाव हो रहा है वहाँ बीजेपी के लिए वोट मांगना। वो उनको ना स्वास्थ्य से मतलब है ना शिक्षा से मतलब है, और राज्य के दो सबसे महत्वपूर्ण विभाग उन्हीं के जिम्मे है, शिक्षा भी और स्वास्थ्य भी। अब पूरे साल भर जो मंत्री झोला लटका करके अपने चुनाव प्रचार में लगा रहेगा, वो क्या तो स्वास्थ्य देखेगा क्या शिक्षा देखेगा। हरिद्वार जैसे जनपद में अगर राजकीय जो मेडिकल कॉलेज है उसको अगर पीपीपी मोड में देना पड़ रहा है तो आप पूरे राज्य के सेहत की आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसी होगी। कि हरिद्वार का मेडिकल कॉलेज जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है वो सरकार ने पीपीपी मोड में दे दिया। आप कल्पना कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक इसका विरोध करेगी। हम विधानसभा में भी सवाल को उठाएंगे, हम कोर्ट जाना पड़ेगा तो कोर्ट में भी जाएंगे, लेकिन राज्य के जो हालात हैं उस हालात में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। क्या दिक्कत है उसमें भाई, अस्पताल चलना चाहिए, मरीजों को राहत मिलनी चाहिए, क्षेत्रीय जनता को सुविधा मिलनी चाहिए। अब उस अगर मेडिकल उसका अस्पताल का संचालन अगर पीपीपी मोड पर, उसमें कहाँ दिक्कत है। दिक्कत वहाँ होती है जहाँ जनता के लिए परेशानी होती है। पीपीपी मोड पर देने में जनता को क्या परेशानी है, जनता को तो सुविधा मिलने जा रही है। देखिए सरकार जितनी लायबिलिटीज कम ओढ़े, जितना जनता की भागीदारी उसमें सुनिश्चित करे वो बेहतर है, वो बेहतर मॉडल होता है। अब बीओटी मोड पे सड़कें बन रही है पूरे देश के अंदर, तो क्या वो भी सरकार को ही करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, तमाम हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो पीपीपी मोड पे चलते हैं तो उसमें कोई शिकायत नहीं होती है। तो अगर एक मेडिकल कॉलेज चला उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है। जनता को सुविधा होनी चाहिए, जनता की असुविधा नहीं होनी चाहिए, वो देखना सरकार का काम है कि अगर सरकार उसको पीपीपी मोड पे दे रही तो उसका संचालन ठीक प्रकार से हो, जनता को कोई असुविधा ना हो, जनता के ऊपर कोई अतिरिक्त भार ना आए, वो देखना सरकार का काम है। सरकार अपना काम करेगी। राज्य सरकार ने सौंग बांध परियोजना के विस्थापितों के लिए भूमि की तलाश कर ली है। सौंग बांध परियोजना के तहत 30 परिवारों का पुनर्विस्थापन किया जाएगा। इसके लिए रानी पोखरी में रेशम विभाग की जमीन का चयन किया गया है। सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता सुभाष चंद्र ने बताया कि विभाग को जमीन हस्तांतरित हो गई है। पुनर्विस्थापितों को 200 वर्ग फीट आवासीय भूमि के साथ आधा एकड़ कृषि भूमि दी जाएगी, तो वहीं 100 से ज्यादा आंशिक विस्थापितों को 5.5 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। दरअसल 30 हमारे पूर्ण विस्थापित परिवार हैं और 107 हमारे आंशिक विस्थापित परिवार हैं। तो जो पूर्ण विस्थापित परिवार हैं 30, तो उनको हम लोग 200 वर्ग मीटर का आवासीय भूखंड भी दे रहे हैं और आधा एकड़ कृषि भूमि भी दे रहे हैं। तो वैसे परिवारों को जो पूर्ण विस्थापित हैं उनको विस्थापित करने के लिए रानी पोखरी में लिस्टराबाद और रानापुर ग्रांट में हम लोगों ने रेशम विभाग की और उद्योग विभाग की भूमि को चिन्हित किया था और शासन द्वारा उस भूमि को सिंचाई विभाग को हस्तांतरित किए जाने के आदेश भी दिए जा चुके हैं। अब उन पर अविलंब जो है विस्थापन का कार्य जो है शुरू कर दिया जाएगा। पौड़ी जिला अस्पताल पीपीपी मोड से हटकर सरकार के अधीन जाने के एक हफ्ते बाद भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जिले में पटरी पर नहीं उतर पाई है। यहां कई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने अब तक भी अपनी ज्वाइनिंग जिला अस्पताल में नहीं दी है। अस्पताल में सुरक्षा कर्मी तक नहीं, जिससे अधिकतर व्यवस्थाएं भगवान भरोसे ही है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है, आचार संहिता हटने के बाद जिला अस्पताल में व्यवस्थाएं पटरी पर उतर आएंगी। जी, मैंने सीएमओ साहब से बात की थी, अभी परसों की बात है,
तो यहाँ पर कुछ डॉक्टर तो आ गए हैं, लेकिन जिन डॉक्टरों के माननीय मंत्री जी के द्वारा शासन सरकार के द्वारा यहाँ पर पौड़ी के लिए नियुक्ति की गई थी, वो वास्तव में यहाँ पर नहीं आए हैं। और हो सकता है कि कोई कारण हो, वो अपना कारण स्पष्ट करेंगे। और निश्चित रूप से मंत्री जी से भी मैं बात कर रहा हूँ। मैंने देखिए, ऐसा है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अभी तक पीपी मोड पे था। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि पीपी मोड से उसको वापस करना है। आचार संहिता के बाद यहाँ पे सारी सुविधाएं। चंपावत के डकना बड़ोला और डूंगरा सेठी से सटे जंगलों में लकड़ी लेने गई महिलाओं ने विशालकाय बंगाल टाइगर का शव देखा। टाइगर को देखकर महिलाएं दहशत में आ गई। महिलाओं ने लोगों को सूचना दी। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बंगाल टाइगर के शव को कब्जे में लिया। फिलहाल टाइगर की मौत की वजह का अभी कोई पता नहीं चल पाया है। मौके पर पहुंचे डीएफओ चंपावत नवीन पंत और एसडीओ नेहा सोन ने बताया, मौत आपसी संघर्ष में हुई है। साथ ही कहा, बंगाल टाइगर जो आज तक यहां नहीं देखे गए, आखिर कहां से आए और कितने हैं, इसके बारे में भी जानकारी ली जा रही है। हरिद्वार में लंबे समय से बंद पड़ा राइफल क्लब एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। डीएम कमेंद्र सिंह के प्रयासों से इसे नई ऊर्जा के साथ पुनर्जीवित किया गया। गौरतलब है, ये क्लब साल 2009 से बंद था, लेकिन अब इसे आधुनिक दृष्टिकोण और नए उद्देश्यों के साथ शुरू किया गया है। जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने बताया कि राइफल क्लब का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को शस्त्र संचालन का प्रशिक्षण देना है। इससे नागरिक आपातकालीन परिस्थितियों में आत्मरक्षा के लिए सक्षम बन सकेंगे। इसके अलावा क्लब का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य जिले में निशानेबाजी के खेल को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया, ये क्लब उन खिलाड़ियों के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा जो निशानेबाजी में रुचि रखते हैं और अपनी प्रतिभा को निखारना चाहते हैं। क्लब के माध्यम से ऐसी प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। देखिए, राइफल क्लब पहले से स्थापित है जनपद में, लेकिन ये 2009 के बाद से रिन्यू नहीं किया गया है और ये चल भी नहीं रहा था। तो इसको प्रयास करके दोबारा इसका रिन्यूअल कराया गया है और ये इक्विपमेंट फंड से रिन्यूअल होता है। इसका रिन्यूअल अभी हो गया है। अब हम लोग इसको स्थापित करने जा रहे हैं। इसके लिए हम मुख्यालय पर जमीन भी आवंटित करेंगे और राइफल क्लब उसके अंतर्गत हम लोग एक HRDA के माध्यम से कुछ जो है उसमें शूटिंग रेंज भी बनाएंगे। इसमें यहाँ के छात्रों को, आम लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग इत्यादि लेने में आसानी रहेगी और समय समय पर विभिन्न प्रतियोगिताएं भी कराई जाएंगी और जो भी लोग शस्त्र लेते हैं उनके शस्त्र का परीक्षण होना आवश्यक होता है। वो लोग वहाँ पर जाकर ट्रेनिंग ले सकेंगे। हम लोग भी ले सकेंगे, छात्र भी ले सकेंगे, प्रतियोगी भी ले सकेंगे। सबके लिए सुविधाजनक रहेगा। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।